हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं रघुवीर सिंह और आप देख रहे हो आर.एस. कनावर ट्यूटोरियल्स। तो गाइज आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडे के इलेक्ट्रोलिसिस के लॉ और इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। गाइज इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब ये है कि किसी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को इलेक्ट्रिसिटी लगा करके करवाना। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो होती है जो अपने आप नहीं होती है। तो इलेक्ट्रोलिसिस में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल रिएक्शन हमें करवानी है। और गाइज ये जो पूरी प्रोसेस है ये जिस सेल में होती है उसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। जैसे HCl का आप इलेक्ट्रोलिसिस करोगे ना तो हाइड्रोजन गैस बनेगी और क्लोरीन गैस बनेगी, लेकिन अपने आप कभी नहीं बनती है। अगर आप HCl को रख दोगे तो उससे कभी भी हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस नहीं बनेगी, तो हमें इलेक्ट्रिसिटी लगा करके ये बनानी पड़ेगी। ऐसे ही आप NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो सोडियम मेटल बनेगी और क्लोरीन गैस बनेगी, लेकिन यह अपने आप कभी नहीं बनेगी। अगर आप सोडियम क्लोराइड को रख दोगे ना तो उससे सोडियम मेटल नहीं बनेगी, हमें इलेक्ट्रिसिटी लगा करके ही बनानी पड़ेगी। तो गाइज इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब है कि किसी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को इलेक्ट्रिसिटी लगा करके करवाना, और ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस है जिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होती है उसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। अब गाइज ये इलेक्ट्रोलिसिस होती कैसे है तो हम एग्जांपल देखते हैं। HCl और NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं। तो गाइज पहले हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाएंगे, तो ध्यान से समझना। तो इसमें देखो एक तो कंटेनर होता है, तो ये हमने कंटेनर बना लिया, ठीक है। और दो मेटल के इलेक्ट्रोड, तो ये मेटल के इलेक्ट्रोड हो गए, ठीक है। इनको हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे, तो ये बैटरी हो गई। और यहाँ पर एक की लगा देते हैं, ये की हो गई, ठीक है। तो गाइज ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, तो इससे कनेक्टेड इलेक्ट्रोड पॉजिटिवली चार्ज हो गया, और यह बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, तो इससे कनेक्टेड इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज हो गया, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है तो एनोड होगा, और नेगेटिव चार्ज यानी कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो है वो कैथोड होगा। और इसमें हमने HCl ले रखा है, ध्यान से समझना। तो HCl ब्रेक होगा H+ और Cl- में। अब गाइस देखो Cl- है, एनायन है, तो यह जो माइनस है Cl- पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर चलेगा, तो Cl- चलेगा एनोड की ओर, ठीक है। और एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, तो देखो ऑक्सीडेशन एट एनोड, तो Cl- चला एनोड की तरफ। तो गाइस ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना ऑक्सीडेशन होता है, और माइनस का मतलब देखो एक माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है माइनस है उसे आप बाहर निकाल दो, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो अकेला क्लोरीन बचाना। अब हम क्लोरीन को अकेले को लिखते नहीं है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखते हैं। तो एक क्लोरीन को कैसे लिखोगे मॉलिक्यूलर फॉर्म में, तो ½ Cl2। तो गाइस जब आप HCl का इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तो एनोड पर क्लोरीन गैस बनती है। अब देखो कैथोड पर रिडक्शन होगा, तो रिडक्शन एट कैथोड, ठीक है। तो देखो कैथोड की ओर चलेगा कैटायन, यानी कि पॉजिटिव चार्ज कैथोड की ओर चलेगा, तो H+ चला। अब देखो क्लोरीन बनी है और साथ में ये इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो H+ के साथ जाएगा, ठीक है। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का जुड़ना रिडक्शन होता है, तो इलेक्ट्रॉन मैंने जोड़ दिया है, तो H+ में आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो H, ठीक है। लेकिन इसे हम मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखेंगे तो ½ H2,
तो जब आप HCl का इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तो एनोड पर क्लोरीन गैस बनती है और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, ऐसे ही अगर आपके पास NaCl होता, मोल्टन NaCl की बात कर रहा हूं मैं, अगर आपके पास NaCl होता तो ये ब्रेक होता Na प्लस और Cl माइनस में। ठीक है, तो एनोड पर तो ये रिएक्शन होती। अब देखो यहां पर Na प्लस और यहां पर आपका बन गया सोडियम, तो सोडियम मोनो एटॉमिक है तो आप ऐसे ही लिखोगे। तो जब आप मोल्टन NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तो कैथोड पर सोडियम मेटल बनती है जबकि एनोड पर क्लोरीन गैस बनती है। तो गाइज ये होता है इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब किसी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को इलेक्ट्रिसिटी लगा करके, देखो हमने इलेक्ट्रिसिटी लगा रखी है ना, यहाँ पर बैटरी कनेक्ट कर रखी है, तो इलेक्ट्रिसिटी लगा करके नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को करवाना कि भी NaCl से सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस बनती है, लेकिन अपने आप कभी नहीं बनेगी, हमें इलेक्ट्रिसिटी लगा करके करवाना पड़ेगा। और यह जो सेल होता है उसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं। तो गाइज अगर हम एक्वस NaCl की बात करें तब क्या रिएक्शन होगी, कैथोड और एनोड पर क्या प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, तो देखो अब हम बात करते हैं एक्वस NaCl की। एक्वस NaCl ये जो था ये मोल्टन NaCl था। ठीक है ना, तो आप ये लिख सकते हो ऊपर मोल्टन NaCl। अब हम बात करेंगे एक्वस NaCl की, यानी कि पानी के अंदर NaCl मिला हुआ है। तो गाइज अब आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाओगे एक्वस NaCl में, तो जो एक्वस NaCl वो आयनाइज होगा, यानी कि एक्वस NaCl का मतलब NaCl के साथ वाटर और है। तो आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाओगे तो ये सारे ब्रेक होंगे आयंस में, तो Na प्लस Cl माइनस और H2O को ब्रेक कर दो आप H प्लस में और OH माइनस में। ठीक है, अब देखो एनोड पर होगा ऑक्सीडेशन, ध्यान से समझना इसको, ऑक्सीडेशन एट एनोड। अब एनोड आपका पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, इसकी और नेगेटिव आयंस चलेंगे। तो देखो एक तो क्लोराइड है और एक OH माइनस है, तो ये दोनों जाएंगे। तो देखो मान लो पहले हम क्लोराइड को भेज रहे हैं तो रिएक्शन क्या होगी, हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन। अब OH माइनस को अगर हम भेजें तो OH माइनस जाएगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो गाइज OH को एक बार और ब्रेक करो आप कि हाइड्रोजन को अलग कर दो, तो ऑक्सीजन पर 2 माइनस और H पर प्लस। आगे ना जब आप OH को भेजोगे ना एनोड की ओर तब ये बनेगा O2 माइनस और H प्लस। अब O2 माइनस तो ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना, तो दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो, तो ये लो मैंने दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए। अब अकेला ऑक्सीजन बचा, तो अकेले ऑक्सीजन को आप लिखोगे हाफ O2 और ये H प्लस। आ गई क्या बात समझ में, कि अगर आप क्लोराइड को एनोड की ओर भेज रहे हो ना तब तो ये रिएक्शन होगी, जो ये तो आप यहां पर भी समझ चुके हो। अब आप OH माइनस को इसकी ओर भेजोगे ना तब आपको एक बार और ब्रेक करना होगा, OH माइनस को आपको ब्रेक करना होगा O2 माइनस में और H प्लस में, क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन भी रख लेगा, तो 1 माइनस की जगह 2 माइनस आ जाएगा। आ गई बात समझ में। तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे तो अकेले ऑक्सीजन को हम लिखेंगे हाफ O2 और H प्लस। अब गाइज इनमें से प्रोडक्ट एक ही बनेगा। अब देखते हैं कि ऑक्सीजन बनेगी या फिर क्लोरीन बनेगी। तो गाइस ध्यान रखना कि यहां पर ऑक्सीजन के ओवर पोटेंशियल के कारण यह रिएक्शन नहीं होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब आप एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करो तो एनोड पर क्लोरीन गैस बनती है, ना कि ऑक्सीजन गैस। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है कि ऑक्सीजन के ओवर पोटेंशियल के कारण यह रिएक्शन नहीं होती है और एनोड पर क्लोरीन गैस बनती है। ठीक है, चलो एनोड का काम हो गया। ठीक है ना, अब कैथोड पर होगा रिडक्शन, तो रिडक्शन एट कैथोड। अब कैथोड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है तो इसकी ओर पॉजिटिव चार्ज चलेंगे, तो पॉजिटिव एक तो सोडियम पर है और एक हाइड्रोजन पर है, तो दोनों को भेजो। तो पहले हम हाइड्रोजन को भेज रहे हैं, तो ये तो आप देख चुके हो कि हाफ H2, और अब सोडियम को भेजेंगे तो ये सोडियम।
ठीक है। तो अगर हाइड्रोजन H प्लस कैथोड की ओर जाएगा तो हाइड्रोजन गैस बनेगी, अगर Na प्लस जाएगा ना तो सोडियम मेटल बनेगी। तो इन दोनों में भी एक ही रिएक्शन होगी। तो गाइज इसके ईएमएफ की वैल्यू, ये जो सेकेंड रिएक्शन है इसके ईएमएफ की वैल्यू होती है -2.71 वोल्ट, और इस ऊपर वाले रिएक्शन यानी कि इस सेल के ईएमएफ की वैल्यू होती है 0 वोल्ट। अब जिसका ईएमएफ ज्यादा होगा वो रिएक्शन होगी, तो ये तो माइनस में है, इसका मतलब ये रिएक्शन नहीं होगी, ऊपर वाली रिएक्शन होगी। तो गाइस जब हम एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो एनोड पर क्लोरीन गैस और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बनती है। अब बच गया कौन कौन, Na प्लस बच गया और OH माइनस बच गया। तो सॉल्यूशन में क्या बनेगा देखो, तो इन सॉल्यूशन एक तो Na प्लस बच गया और OH माइनस बच गया, तो सॉल्यूशन में बनता है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो गाइज इस पूरे को याद रखने की एक ट्रिक है, आप इतना सा याद रख लो कि एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं ना तो सॉल्यूशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो इतना याद रखने से आपको यह पता चल जाएगा कि एनोड पर कौन सी रिएक्शन होगी और कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होगी, क्योंकि आपको क्लोरीन को गायब करना है और हाइड्रोजन को गायब करना है। तो इससे आपके ये पूरा का पूरा याद रह जाएगा। तो गाइज इनको आप लिख लो। तो गाइज अब हम इलेक्ट्रोलिसिस का फर्स्ट लॉ यानी कि फैराडे का फर्स्ट लॉ स्टार्ट करते हैं। फैराडे फर्स्ट लॉ। तो देखो यह लॉ क्या बोलता है, ध्यान से समझना। देखो अगर हम यहां पर मोल्टन NaCl की बात करें तो कैथोड पर सोडियम मेटल डिपॉजिट होगी, ठीक है। तो कैथोड पर सोडियम मेटल डिपॉजिट होगी। अब देखो अगर आपके पास यहां पर 1 मोल इलेक्ट्रॉन है ना तो 1 मोल सोडियम डिपॉजिट होगा, कहने का मतलब 23 ग्राम डिपॉजिट होगा सोडियम। ध्यान से समझना। अगर मान लो आपके पास इलेक्ट्रॉन 2 मोल है तो सोडियम भी कितना डिपॉजिट होगा, 2 मोल सोडियम डिपॉजिट होगा, यानी कि 46 ग्राम। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन 4 मोल है, ध्यान से समझना, यही फैराडे का फर्स्ट लॉ है। अगर इलेक्ट्रॉन 4 मोल है तो सोडियम भी कितना डिपॉजिट होगा, 4 मोल सोडियम डिपॉजिट होगा, यानी कि 92 ग्राम। तो सोडियम का डिपॉजिट होना किस पर डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों पर, कि इलेक्ट्रॉन कम है तो सोडियम कम डिपॉजिट होगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो सोडियम ज़्यादा डिपॉजिट होगा। तो गाइज यही फैराडे का फर्स्ट लॉ है। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ यह बोलता है कि इलेक्ट्रोडों पर डिपॉजिट या फिर लिबरेट। अब देखो लिबरेट क्यों यूज किया गया है, अगर यहाँ पर HCl होगा तो इधर तो हाइड्रोजन गैस और इधर क्लोरीन गैस, तो गैस के लिए हम लिबरेट बोलेंगे, ठीक है ना। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ यह बोलता है कि इलेक्ट्रोडों पर डिपॉजिट होने वाले सबस्टांस की अमाउंट फ्लोविंग चार्ज के प्रोपोर्शनल होती है। चार्ज का मतलब देखो इलेक्ट्रॉन को हम चार्ज ही बोलेंगे ना, कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो ज्यादा चार्ज, कम इलेक्ट्रॉन है तो कम चार्ज। अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा सबस्टांस डिपॉजिट होगा, कम इलेक्ट्रॉन तो कम सबस्टांस डिपॉजिट होगा। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ यह बोलता है कि इलेक्ट्रोडों पर डिपॉजिट होने वाले सबस्टांस की अमाउंट फ्लोविंग चार्ज के प्रोपोर्शनल होती है। तो गाइस इसे अब लिख लेते हैं। देखो डिपॉजिटेड और लिबरेटेड अमाउंट ऑफ सबस्टांसेज ऑन इलेक्ट्रोड्स आर डायरेक्टली proportional to the flowing charge। तो गाइस देखो अब हम ये मान रहे हैं कि सबस्टांस की जो m ग्राम अमाउंट है ना वो डिपॉजिट हो रही है, स्मॉल m। तो ये अमाउंट है सबस्टांस की, तो ये किसके प्रोपोर्शनल होगी, फ्लोविंग चार्ज। आगे बात समझ में। और चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इज इक्वल टू I और T। I का मतलब करंट और T का मतलब टाइम। तो
m प्रोपोर्शनल हो गया IT। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, तो m इज इक्वल टू ZIT। अब Z है सबस्टांस का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, तो Z एक कांस्टेंट है, ये है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब गाइस देखो Z को आप कैसे डिफाइन करोगे, तो देखो आप करंट को 1 एम्पियर ले लो कि I इज इक्वल टू 1 एम्पियर, और टाइम आप ले लो 1 सेकेंड, ठीक है। तो m इज इक्वल टू क्या हो गया Z, और m क्या है सबस्टांस की अमाउंट है जो डिपॉजिट हुई है। तो देखो इसे कैसे डिफाइन करोगे कि यदि करंट हम 1 एम्पियर और टाइम 1 सेकेंड ले ले तो सबस्टांस की जितनी अमाउंट डिपॉजिट होती है उसे हम उस सबस्टांस का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं। आगे बात समझ में। अब गाइस देखो यहां पर जो चार्ज है Q है वो है कूलाम में, अब हमें इसे फैराडे में चेंज करना है। तो देखो फैराडे, 1 फैराडे बराबर होता है 96500 कूलाम। तो अगर मैं इसको फैराडे में चेंज करूंगा तो फैराडे से डिवाइड करूंगा, जैसे हम मीटर को किलोमीटर में चेंज करते हैं तो 1000 से डिवाइड करते हैं, तो सिंपल है। तो m इज इक्वल टू ZIT अपॉन F। तो गाइज इस फॉर्मूले पर बेस्ड खूब सारे न्यूमेरिकल होते हैं, तो पहले हम फैराडे का सेकंड लॉ पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ एक क्वेश्चंस करेंगे, तो आप इनको लिख लो। तो गाइज अब हम फैराडे का सेकंड लॉ स्टार्ट करते हैं। देखो फैराडे ने अपने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया और उसे बैटरी से कनेक्ट कर दिया, और जो रिजल्ट निकाले वो हमने फर्स्ट लॉ में पढ़ लिए। अब फैराडे एक से कहाँ मानने वाला था, उसने अपने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में एक से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिए और सबको सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया। अब सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब आप जानते हो कि इलेक्ट्रिसिटी सेम जाएगी, कहने का मतलब चार्ज सेम जाएगा। तो उसने क्या क्या रिजल्ट निकाले तो वो पढ़ते हैं। तो देखो लॉ समझने के लिए हम 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेंगे, एक सोडियम क्लोराइड का और एक सिल्वर नाइट्रेट का, और उनको सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ के बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। तो देखो ये हमारे पास फर्स्ट NaCl का सॉल्यूशन है, ठीक है ना, ये NaCl का है, और ये सिल्वर नाइट्रेट का है। ये बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। तो गाइस ये तो है NaCl का सॉल्यूशन, और ये है सिल्वर नाइट्रेट, है ना। तो इन दोनों NaCl को और सिल्वर नाइट्रेट को हमने मोल्टन लिया है, ध्यान रखना। तो देखो NaCl में आपको पता है कि सोडियम डिपॉजिट होगा कैथोड पर। तो फर्स्ट सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है कि सोडियम है वो डिपॉजिट होगा कैथोड पर, ठीक है ना। अब देखो सेकंड की बात करें तो सिल्वर डिपॉजिट होगा, क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट ब्रेक होता है Ag+ में और NO3- में, तो यहां पर सिल्वर डिपॉजिट होगा। तो ध्यान से समझना। तो अगर हम सेकंड की बात करें तो इसमें होगा सिल्वर डिपॉजिट, ठीक है, क्योंकि और यहां पर चार्ज सेम लेना है। ये नहीं कि अगर आपने यहां पर 1 मोल इलेक्ट्रॉन लिया है ना तो यहां पर भी आप 1 मोल इलेक्ट्रॉन ही लोगे, क्योंकि दोनों में करंट सेम जाएगा, यानी कि चार्ज सेम होगा। तो गाइज अब देखो यहां पर सोडियम डिपॉजिट हो रहा है और यहां पर सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है। तो अब आप ये बताओ कि ज्यादा कौन डिपॉजिट हो रहा है, सोडियम डिपॉजिट हो रहा है या फिर सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है, बताओ। तो देखो दोनों 1-1 मोल ही हो रहे हैं, लेकिन इसके 1 मोल का वजन होता है 23 ग्राम और इसके 1 मोल का वजन होता है 108 ग्राम। तो अब देखो कौन ज्यादा डिपॉजिट हुआ, सिल्वर ज्यादा डिपॉजिट हुआ। देखो दोनों होंगे तो 1-1 मोल ही डिपॉजिट, लेकिन इसके 1 मोल का वजन ये है और इसके 1 मोल का वजन ये है। तो ज्यादा कौन डिपॉजिट हुआ,
सिल्वर। दोनों में इलेक्ट्रिसिटी सेम थी, दोनों के पास चार्ज सेम गया, लेकिन फिर भी सिल्वर ज्यादा डिपॉजिट हुआ। सिल्वर क्यों डिपॉजिट हुआ? क्योंकि सिल्वर का जो वेट है वो ज्यादा है। आ गई ना बात समझ में? तो जिसका वेट ज्यादा होगा ना वो ज्यादा डिपॉजिट होगा। तो यह फैराडे का सेकंड लॉ है। तो फैराडे ने क्या कहा है कि अगर हम एक से ज्यादा सॉल्यूशन को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ दें तो इलेक्ट्रोडों पर डिपॉजिट होने वाले सबस्टांस की अमाउंट उन्हीं के इक्विवेलेंट वेट के प्रोपोर्शनल होती है। सिल्वर क्यों ज्यादा डिपॉजिट हुआ? क्योंकि इसका वेट ज्यादा था। सोडियम क्यों कम डिपॉजिट हुआ? क्योंकि इसका वेट कम था। हालांकि दोनों के पास चार्ज सेम गया है, फिर भी सिल्वर ज्यादा डिपॉजिट हुआ क्योंकि इसका वेट ज्यादा था। तो फैराडे का सेकंड लॉ यहां पर कंप्लीट हो जाता है। तो गाइस अब ध्यान से समझना, इसकी थ्योरी हम लिख लेते हैं। तो देखो, इफ मोर देन वन सॉल्यूशन connected in series combination then deposited or liberated amount of substance is directly proportional to their equivalent weight। तो एग्जाम्पल आपके समझ में आ गया होगा कि सिल्वर ज्यादा डिपॉजिट होगा। क्यों? क्योंकि उसका इक्विवेलेंट वेट ज्यादा है। तो वेट की जहां बात आएगी तो हम इक्विवेलेंट वेट लेंगे। ठीक है, अब मान लो यहां पर ये डिपॉजिट हुआ है M1 ग्राम और ये डिपॉजिट हुआ है M2 ग्राम। इसका इक्विवेलेंट वेट है E1 और इसका इक्विवेलेंट वेट है E2। आगे ना बात समझ में कि यह तो मान लो M1 ग्राम डिपॉजिट हुआ है और इसका इक्विवेलेंट वेट है E1, यह M2 डिपॉजिट हुआ है और इसका इक्विवेलेंट वेट है E2। तो लॉ के अनुसार M1 किसके प्रोपोर्शनल होगा? E1 के। ठीक है, और M2 किसके प्रोपोर्शनल होगा? E2 के। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो कांस्टेंट, और इसमें कांस्टेंट क्या है? चार्ज। दोनों में चार्ज सेम है ना, तो M1 इज इक्वल टू QE1 और M2 इज इक्वल टू QE2। अब दोनों से Q की वैल्यू निकालो, तो यहां से Q की वैल्यू आएगी M1 अपॉन E1 और यहां से Q की वैल्यू आएगी M2 अपॉन E2। तो गाइज अब देखो आगे करते हैं। तो फैराडे के फर्स्ट लॉ से, तो देखो फ्रॉम फर्स्ट लॉ, तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि M इज इक्वल टू ZIT। ठीक है, तो M1 की जगह आप कर दो Z1IT, तो Z1IT अपॉन E1 और M2 की जगह कर दो आप Z2IT अपॉन E2। तो IT से IT कैंसिल आउट, तो Z1 अपॉन E1 बराबर Z2 अपॉन E2। यानी कि आपका जो Z है ना वो E के प्रोपोर्शनल है। कहने का मतलब किसी भी सब्सटेंस का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट उसके इक्विवेलेंट वेट के प्रोपोर्शनल होता है। तो गाइज ये फैराडे का सेकंड लॉ है, तो आप इसको लिख लो। तो गाइज इलेक्ट्रोलिसिस और फैराडे के लॉ से रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चंस है, तो आप ध्यान से समझना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल Cu2 प्लस 2 Cu। यानी कि Cu2 प्लस आपने 1 मोल ले लिया, इससे आपको बनाना है Cu, तो 2 प्लस यानी कि हमें चाहिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1 फैराडे, तो हमें कितना चार्ज चाहिए? 2 फैराडे चार्ज चाहिए।
अब गुलाम में चेंज करोगे तो 2 इंटू 96500 गुलाम। ठीक है, तो यहां पर देखो 2 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर 1 फैराडे, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन पर 2 फैराडे, और 1 फैराडे पर 96500 गुलाम चार्ज होता है, तो 2 मोल पर कितना होगा देख लो आप। चलो फर्स्ट हो गया। ऐसे ही 1 मोल Al3 + 2Al, तो Al3 प्लस से आपको Al एल्यूमिनियम, ठीक ना, तो यहां पर आपको 3 मोल चाहिए, तो 3 फैराडे हो गए, तो 3 से इनको मल्टीप्लाई कर देना। अब देखो नेक्स्ट, एंड 1 मोल ऑफ Cr2O72 - 2Cr3+, यानी कि ये आपका Cr2O72 - 1 मोल है, इससे आपको बनाना है Cr3+। तो गाइज पहले एटम बैलेंस करो, इधर 2 है इधर 1 ही है, तो ये लो। अब देखो यहां पर हमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, पूरे पर चार्ज कितना है -2, ठीक है, और क्रोमियम का निकालना है तो अक्स मान लो, तो यहाँ पर 2 क्रोमियम है तो 2 अक्स हो जाएंगे, और 1 ऑक्सीजन पर -2, तो 7 पर -14, तो 2x = 12 हो गया ना, x = 6। तो यहां पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर है +6। अब 2 क्रोमियम है ना, तो हमारे पास टोटल है 12, और इधर कितने हैं 3+, यानी कि टोटल है 6। तो इनको इक्वल करने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तभी तो दोनों इक्वल होंगे। यानी कि इसमें अगर मैं -6 ऐड कर दूं तो इधर भी +6 और उधर भी +6, तो हमें इक्वल करना है बस। तो यहाँ पर हमें 6 इलेक्ट्रॉन यानी कि 6 मोल इलेक्ट्रॉन जोड़ने पड़ेंगे, तो आपके पास चार्ज आ गया 6 फैराडे, या फिर 6 × 96500 कूलम। आ गया क्वेश्चन समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लोज थ्रू ए मेटेलिक वायर, तो करंट की वैल्यू दी हुई है, तो वो है 0.5 एम्पियर फॉर 2 आवर, यानी कि हमें टाइम दिया गया है, तो 2 घंटे दिए गए हैं, तो हमें टाइम हमेशा सेकंड में लेना है, तो 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, तो हमारे पास टोटल 2 घंटे में इतनी सेकंड आ गई। देन हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स वुड फ्लो थ्रू द वायर, तो वायर में से कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे। तो पहले गाइस चार्ज निकाल दो, तो Q = IT, ठीक है, तो I आपके पास है 0.5 एम्पियर और T ये रहा, तो 2 × 3600, और इतना कूलम चार्ज आ गया हमारे पास। तो हमने चार्ज की वैल्यू निकाल। अब देखो गाइज हमें इलेक्ट्रॉन्स के नंबर निकालने हैं कि इतने कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, और आपको पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो इसको इसके नीचे ले आओ, ठीक है, कि भाई इतने कूलम में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो इतने कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, डायरेक्ट नीचे ले आओ, डिवाइड कर दो, इलेक्ट्रॉन्स के नंबर आ जाएंगे, सिंपल है। तो गाइज अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड इन कूलम फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल H2O to O2, यानी कि H2O से आपको बनाना है O2। अब देखो एटम बैलेंस करो, यहां पर आप 2 नहीं लगा सकते, क्योंकि देखो क्वेश्चन में सीधा सीधा दिया हुआ है कि आपको H2O कितना लेना है 1 मोल, यानी कि इधर ही हमें हाफ लगाना पड़ेगा। अब इसको ब्रेक कर लो, तो H2O ब्रेक होता है H+ और O2- पूरा ब्रेक कर लो, तो आपको पता है कि यहाँ हमारे पास 2 H+ बन गए। अब ऑक्सीजन के पास देखो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो दोनों बाहर निकालो, तो हाफ O2 और 2 इलेक्ट्रॉन। तो जब H2O का इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो हाफ O2 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया 1 मोल H2O का ऑक्सीडेशन। तो इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं 2 मोल, 2 मोल का मतलब 2 फैराडे, इतना चार्ज चाहिए हमें। तो गाइज अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 0.5 एम्पियर करंट इज फ्लोज इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फॉर 10 मिनट। अच्छा आगे पूरा नहीं लिखा गया, चलो अब लिख देता हूं, देन कैलकुलेट
कैलकुलेट अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड, कि कैथोड पर कितना कॉपर डिपॉजिट होगा। तो देखो आपके पास करंट कितनी है 0.5 एम्पियर, ठीक है, और टाइम कितना है 10 मिनट, तो 10 मिनट को आप सेकंड में कन्वर्ट कर लो तो 600 सेकंड हो जाएंगे। तो गाइस ये तो देखो सीधा फॉर्मूले से ही हो जाएगा। तो फर्स्ट लॉ वाला फॉर्मूला क्या है कि डिपॉजिटेड अमाउंट है वो होती है ZIT अपॉन F। तो आपके पास I की वैल्यू है, T की वैल्यू है, फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू होती है, तो हमें Z की वैल्यू निकालनी है। तो Z इक्विवेलेंट है ना, तो इक्विवेलेंट वेट होता है मोलर मास अपॉन वैलेंसी, ये फॉर्मूला तो ध्यान रखना। तो मोलर मास आपको दिया गया है, तो देखो m इज इक्वल टू क्या हो गया, Z की जगह में m अपॉन वैलेंसी, यानी मोलर मास तो है 63 और कॉपर की वैलेंसी होती है 2, हम मोस्टली Cu2+2 ही मानते हैं। तो Z की वैल्यू आ गई ना मोलर मास अपॉन वैलेंसी। I की वैल्यू कितनी है 0.5 एम्पियर, T की वैल्यू कितनी है 600 और F की वैल्यू आप जानते हो तो इतने ग्राम आ जाएगा, ठीक है। तो गाइज वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज को लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए।